हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो को। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चंस में, बहुत आगे बढ़ रहे हैं ना। अभी देखो हमने 50 क्वेश्चन सेल साइकिल में भी सॉल्व कर लिए। मैच करना है इस लिस्ट को। देखो मैंने पहले ही बताया, मैंने पिछले वीडियो में भी इस बात में बात की थी। हम लोग देख रहे हैं, अभी तक हमने 50 क्वेश्चन देख लिए हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, एनालिसिस करते हैं कि एग्जामिनर को मियोसिस से ज्यादा प्यार है rather than माइटोसिस। मियोसिस में भी एग्जामिनर को प्रोफेज वन से ज्यादा प्यार है rather than ऑल द मियोसिस। उसके बाद सेकंड, दूसरा जो प्यार, पहला प्यार तो प्रोफेज वन है मियोसिस का। दूसरा प्यार जो है, अगर नहीं मिली पहला, अगर पहला वाला नहीं मिला या नहीं मिली, जो भी कह सकते हैं, नहीं मिलता है पहला प्यार, तो दूसरे प्यार पर जाएगा। वो क्या है, वो एनाफेज वन है, जहाँ पे मेंडेलियन कैरेक्टर का सेग्रीगेशन, क्रोमैटिड सेग्रीगेशन होता है या नहीं होता है, कब होता है, क्या होता है, ये बातें पूछी जाती है। ठीक है ना। और जो प्रोफेज वन है, अगर उसका जो पहला पेज जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको समझ लें आप, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक दो तीन वीडियो के बाद मैं क्या करता हूँ ना, दो तीन वीडियो के बाद क्वेश्चंस के बीच में ही मैं हर एक वीडियो में, इस वीडियो से नहीं, इसके अगले वाले वीडियो से भी नहीं, उसके अगले वाले वीडियो से शायद बोल रहा हूँ, और लगभग शायद जो मैं बोलता हूँ मैं कर ही देता हूँ। ठीक है ना, शायद बोलता हूँ ताकि मैं उस पर कोई इल्जाम ना लगाए बाद में। ठीक है ना। तो उस वीडियो से आपको ना, हर वीडियो में शुरुआत में मैं एक फेज एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना, एनसीईआरटी का टेक्स्ट दे दूंगा, और एक फेज को, जैसे कि प्रोफेज वन में पहला पैकाइटिन है, पहला लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पैकाइटिन है ना। 10 मिनट का वीडियो होता है ना, वो ऐसे ही 12-13 मिनट जा रहा है, तो उसके बाद फिर 15 मिनट चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसमें हम लोग एक फेज को एक्सप्लेन करेंगे, फिर 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक फेज को एक्सप्लेन करेंगे, फिर 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगले अगले वीडियो में। ठीक है ना। इस तरह से करके हम लोग पूरे चैप्टर को भी देख जाते हैं एक बार। ठीक है, जो जो मेन मेन पॉइंट है, एनसीईआरटी से भी देख जाते हैं, क्वेश्चंस भी देख जाते हैं। मतलब इस 14,000 क्वेश्चन को ऐसे कर लेना है ना कि यार क्या बताऊं। चलो आप क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉल्व कर लिया होगा, इतनी देर मैंने बकवास किया तो समझ गया होगा क्वेश्चन क्या है। प्रोफेज वन क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है यहाँ पे, बिल्कुल सही। मेटाफेज वन में सिस्टर क्रोमैटिड्स माइग्रेट टू द अपोजिट पोल्स। मेटाफेज में ऐसा नहीं होता है, मेटाफेज में ऐसा नहीं होता है, एनाफेज में ऐसा होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम लाइन अप एट इक्वेटर पेयर्स, नहीं, ये होता है मेटाफेज के अंदर, ये होता है एनाफेज के अंदर। यानी कि 2 और 3 स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। हमारा वन वाला करेक्ट है। ऑप्शन क्या होगा 51 का, सी होगा। 1 इज करेक्ट, 2 एंड 3 आर फॉल्स। ठीक। फिर टू क्वेश्चन देखो, क्रोमोसोम नंबर इज हाफ इन म्यूसिस ड्यूरिंग। ये क्वेश्चन देखो फिर से आया। मैंने क्या कहा, पहला प्यार क्या था, पैकाइटिन था, सॉरी प्रोफेज वन था, लेकिन सेकंड क्या है, एनाफेज वन है। एनाफेज वन से कई सारे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। तो देखा ना आपने, पहला प्यार और दूसरा प्यार अलग अलग क्वेश्चन में है ना। तो 50 क्वेश्चन में हमने देखा है ना, तो 50 क्वेश्चन में ऐसा ही हो रहा है लगातार से। ज्यादातर क्वेश्चन इसी पे आ रहे हैं, मतलब 70 to 80% क्वेश्चन इन्हीं दोनों चीजों के ऊपर है। हम लोग इस पर बात भी करेंगे अच्छे से अगले आने वाले कुछ वीडियोज में। ठीक है ना। एक एक वीडियो में कुछ टॉपिक में उठाता चला जाऊंगा। क्या कह रहा है इसमें, हाफ इन म्यूसिस ड्यूरिंग, कहाँ पे हाफ होता है, एनाफेज वन में होता है। मेंडेलियन कैरेक्टर यहीं से सेग्रीगेट होता है। ठीक है ना। मेंडेलियन कैरेक्टर जो होता है यहीं सेग्रीगेट होता है, और यहीं पर जाके क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। अब आप बोलिएगा टीलोफेज में ना जाके सर अलग अलग सेल बना, अरे ये तो साइटोकाइनेसिस ना वहां पे हो रहा है। सेपरेशन कहाँ पे होगा, सेपरेशन तो एनाफेज वन में हो रहा है, एक्चुअल सेपरेशन। उसके बाद तो टीलोफेज का क्या काम है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाना, वो तो अलग काम है। क्रोमोसोम सेपरेशन से वहां पे कोई बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। आंसर क्या है, एनाफेज वन होगा। ईस्ट सेल कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन अबाउट, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, डायरेक्टली एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इस पॉइंट को। ठीक है ना। आंसर इसका होगा था 90 मिनट्स होता है। डाटा का क्वेश्चन है, डाटा वाला क्वेश्चन है, 90 मिनट्स। ह्यूमन सेल्स के लिए 24 आवर्स लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ध्यान रखिएगा। नॉर्मल सेलुलर एक्टिविटीज सच एज प्रोटीन सिंथेसिस अकर प्राइमरली ड्यूरिंग। देखो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस वाला क्वेश्चन है ना, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, अलग रूप में था वो। उस रूप में क्या था उसमें कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ सबसे ज्यादा होता है, जीवन में, एस में, जी टू में, या फिर बोथ, जी टू और जीवन में, दोनों में होता है। तो वहां पे हम लोगों ने बोथ लगाया था, जीवन एंड जी टू बोथ, है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नॉर्मल सेलुलर एक्टिविटी सच एज प्रोटीन सिंथेसिस अकर प्राइमरली ड्यूरिंग, कहाँ पे मेनली होता है। तो यहाँ पे हम लोग को पूरा जीवन जी टू के बारे में पूछ दिया है। ठीक है। वहां पे इंटरफेस हो जाएगा आंसर। लेकिन देखो सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। आंसर भले सेम आता है इंटरफेस, लेकिन सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, उसका उस क्वेश्चन से बिल्कुल कोई नाता नहीं है। पूछ रहा है क्रोमोसोम कहाँ रेप्लिकेट होते हैं, यहाँ पे डीएनए का के बारे में पूछ रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऊपर वाले क्वेश्चन से नीचे वाले क्वेश्चन का बिल्कुल नाता नहीं है। ठीक है ना। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, आंसर बिल्कुल सेम आता है इंटरफेस, बिकॉज इंटरफेस के अंदर ही जीवन एस और जी टू होता है, गैप वन सिंथेटिक और गैप टू फेज होता है। ठीक है। आंसर दोनों का ए ही होगा। यही चीज मैं बता रहा था इतनी देर से आप लोग को। डायग्राम कितना अच्छा सा दिख रहा है आपको, है ना। एनसीईआरटी का है ये, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ नहीं है, लेकिन देखो सीबीएसई पीएमटी ने इस डायग्राम को देखकर पूछा है, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट्स बताता है वही जो एनसीईआरटी ने बताए हैं। क्या लिखा है, गिवन बिलो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सर्टेन इवेंट एट अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ अ टाइप ऑफ सेल ऑफ डिवीजन, विच इज दिस स्टेज, ये कौन सा स्टेज है। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन दिख रहा है, रिकॉम्बिनेशन कहाँ होता है, म्यूसिस में होता है, क्रॉसिंग और म्यूसिस में होता है, उसमें भी कहाँ होता है, प्रोफेज वन में होता है, उसमें भी कहाँ होता है,
पैकाइटिन में होता है। आंसर प्रोफेज 1 ड्यूरिंग मियोसिस ही होगा इसका आंसर। देखो अभी हम लोगों ने 5 क्वेश्चन देखे और ये पांचों के पांचों क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन जो थे, 3 क्वेश्चन जो थे वो तीनों क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, या तो पहले प्यार से आए तो सेकेंड प्यार से आए। पहला प्यार क्या था हमारा, प्रोफेज 1 था और दूसरा एनाफेज 1 था, है ना। तो देखो अभी आने वाले क्वेश्चन देखो कहां से आते हैं। इन माइटोसिस द मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम रिक्वायर्स, देखो माइटोसिस में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम होता है। अरे ये तो कहाँ होता है, ये तो म्यूसिस में भी होता है। मेटाफेज में सब क्रोमोसोम जो होंगे वो जब एनाफेज में जब एक दूसरे से दूर जाएंगे, या फिर एनाफेज 2 में जब एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो वहां भी मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम होगा और यहाँ भी मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है, चाहे एनाफेज हो, चाहे एनाफेज 1 हो, चाहे एनाफेज 2 हो। जब मैं एनाफेज बोलता हूँ तो माइटोसिस के बारे में बताता हूँ, जब एनाफेज 1 बोलता हूँ तो म्यूसिस 1 के बारे में बोलता हूँ, जब एनाफेज 2 बोलता हूँ तो म्यूसिस 2 होता है वो, ठीक है। ये किसके कारण होता है, मतलब रिक्वायर्स, इसको क्या चीज का जरूरत पड़ता है ये काम को कराने के लिए, स्पिंडल फाइबर का जरूरत पड़ता है। सब में स्पिंडल फाइबर, चाहे एनाफेज हो, चाहे एनाफेज 1 हो, चाहे एनाफेज 2 हो, इन तीनों में ही स्पिंडल फाइबर ये काम कराते हैं। कितना एटीपी चाहिए ये चीज मैंने बताया, एक वीडियो में मैंने क्वेश्चन बताया है। इस क्वेश्चन का जवाब दो मुझे। हाउ मच एटीपी इज रिक्वायर्ड टू मूव अ क्रोमोसोम फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट टू द पोल ऑफ द स्पिंडल, है ना। इक्वेटोरियल प्लेट से स्पिंडल तक ले जाने के लिए क्रोमोसोम को कितना एटीपी खर्च करना पड़ता है एक क्रोमोसोम के लिए, ये बताना है आपको। आंसर आपको मैं वीडियो के लास्ट में देता हूं, ठीक है। चलो डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग, डीएनए रेप्लिकेशन कहां होता है, इंटरफेज में होता है, एस फेज में होता है, पता है हम लोग को। रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स अकर ड्यूरिंग, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एक ही लाइन में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लास्ट में, ये एस फेज में होता है। इस बारे में मैंने सेल पढ़ाते वक्त, जब मैं सेल पढ़ा रहा था तब भी मैंने इस क्वेश्चन को पूछा था, ठीक है ना। अभी देखो दोबारा से क्वेश्चन आ गया, तो देखो कई सारे क्वेश्चन हम लोग पहले भी सॉल्व किए हुए हैं, तो इसीलिए प्लीज सारा वीडियो देखिए, ठीक है। G1 G2 S फेज आर सीन इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल, G1 G2 S फेज कहाँ पे किस फेज में दिखता है, इंटरफेज में दिखता है। देखो डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है, इंटरफेज में होता है, बिकॉज S फेज अकर्स इन इंटरफेज। G1 G2 S फेज कहाँ होता है, इंटरफेज में होता है, ठीक है ना। रेप्लिकेशन सेंट्रियोल कहाँ होता है, ये होता है आपका इंटरफेज में होता है, क्योंकि S फेज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गिवन डायग्राम शोज, अलग अलग सेल बन चुके हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन चुका है, साइटोकाइनेसिस होने वाला है, सेल फरोइंग मेथड से हो रहा है साइटोकाइनेसिस, एनिमल सेल दिख रहा है आपको यहाँ पे। Which of the following statement is related to the image not correct? Is not correct, not correct पूछ रहा था। Nuclear envelope is disappearing, nuclear envelope जो है वो disappear हो रहा है, यही तो गलत है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना, न्यूक्लियर एनवेलप वो रीअपियर हो रहा है, डिसअपियर नहीं, रीअपियर हो रहा है। रीअपियर क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज पहले से था अब दोबारा बन रहा है, इसलिए रीअपियर, ठीक है ना। तो यही स्टेटमेंट तो गलत हो गया ना, नॉट करेक्ट पूछा था, तो यही हमारा आंसर है, ए इज द आंसर। सेल फरोइंग मेथड हो रहा है, बिल्कुल सही, सेल फरो फॉर्म हो रहा है, इट इज एन एनिमल सेल, बिल्कुल सही, इट इज इन टीलोफेज। मैंने तीनों बात डायग्राम देख के बता दिए, मैंने ऑप्शन में नहीं पढ़ा, मैंने आपको बताया कि एनिमल सेल है, बिकॉज यहाँ पे सेल फरोइंग मेथड हमें दिख रहा है। देखो बाहर से अंदर क्यों आ रहा है, इसको सेल्फ फरोइंग मेथड कहते हैं। और अंदर आएगा कुछ देर बाद, और अंदर आ जाएगा, फिर अलग से ये अलग हो जाएगा, दोनों से हट जाएगा, ठीक है ना। सेल प्लेट मेथड कहाँ होता है, प्लांट सेल में होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, म्यूसिस इज फाउंड एट, म्यूसिस कहाँ होगा भाई, जहाँ पे रिडक्शन डिवीजन होगा। रिडक्शन डिवीजन कहाँ होता है, किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में रिडक्शन डिवीजन उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है, जहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन करना पड़ता है हमें, ठीक है। आंसर रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, ठीक है। लीफ, बर्ड्स, शूट, एपेक्स या वेजिटेटिव पार्ट्स में माइटोसिस होता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, समटाइम्स देयर विल बी फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स, दिस इवेंट इज कॉल्ड। देखो जब दो क्रोमोसोम या दो सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो जाते हैं ना, सेपरेट हो जाते हैं, उसे हम लोग डिसजंक्शन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, डिसजंक्शन कहते हैं। इसका मतलब दो क्रोमोसोम जो है वो अलग अलग हो गए, कहने का मतलब देखो ये एक क्रोमोसोम था जिसमें दो क्रोमैटिड थे हमारे पास, ये क्या हो गया, ये अलग अलग क्रोमोसोम बन गए, यानी सेंट्रोमेयर से डिवीजन हो गया और दो क्रोमैटिड दो क्रोमोसोम में बदल गए। इसे कहते हैं हम लोग डिसजंक्शन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसजंक्शन। जब ऐसा नहीं होगा, जब ये दोनों नहीं बनेंगे, ये ऐसा ही रह जाएगा, ठीक है ना, इसे कहेंगे हम लोग नॉन डिसजंक्शन, ठीक है ना। कई बार ऐसा भी होता है, कई बार क्या होता है कि ये दो पेयर जो हैं ऐसे अलग अलग हो गए लेकिन एक ही सेल में चले गए, अलग अलग सेल में नहीं गए, उसमें भी इसको हम लोग नॉन डिसजंक्शन कह सकते हैं। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन समटाइम्स देयर विल फेलियर ऑफ सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है सेपरेट नहीं होंगे, ये इस इवेंट को नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। कई बार क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स जो टूट के बनते हैं,
वही एक सेल में चले जाते हैं, दूसरे सेल में नहीं जाते हैं। ऐसे मानो ना ये सेल को इसको इस एक सेल में जाना था, इसको इस सेल में जाना था, लेकिन ये दोनों के दोनों ना इधर ही वाले सेल में चले गए या फिर इधर ही वाले सेल में चले गए, तो उसको भी नॉन डिसजंक्शन कहेंगे। ये हम लोग को डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलता है। इस बार में मैंने एक वीडियो में बताया भी है, उसमें मैटरनल पैटर्नल वाला क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन का मैंने आंसर पूछा था आप लोगों से वो है 30 एटीपी, 30 एटीपी लगता है। 30 एटीपी इज रिक्वायर्ड टू मूव a chromosome from the equatorial plate to the pole of the cell या फिर स्पिंडल। ओके, तो 30 एटीपी रिक्वायर्ड होता है टू मूव करने के लिए क्रोमोसोम को उसके इक्वेटोरियल प्लेट से सेल के स्पिंडल के पोल तक। ठीक है, ये था हमारा लास्ट इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तब तक के लिए आप अगली वीडियो में मिलेंगे। टिल देन स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी गाइज।